Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science History, our past volume 2nd, class 7th and chapter number 10. Okay, and the chapter number 10 is 18th century political formation. Alright, students, today we have to start from page number 145. Okay, and this is video 4. All right, video 4. So let's start. Bengal. Okay, students. Bengal gradually broke away from Mughals' control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Naib, deputy to the governor of the province. Although never a formal Subedar, Murshid Quli Khan very quickly seized all the power that went with that office. Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdars to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. Revenue was collected in cash with great strictness from all jamidars. Alright, as a result, many jamidars had to borrow money from bankers and moneylenders. Those unable to pay were forced to sell their lands to larger jamidars. So, students, we will read about Bengal. अब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में. Okay? तो हम देखेंगे कि बंगाल में कैसे मुर्शद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था. तो उसके बारे में हम देखेंगे. Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Naib. Okay, तो स्टूडेंट्स मुर्शिद अली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया. ओके, एंड मुर्शिद अली खान बंगाल के क्या थे, उनको नायब अपॉइंट किया गया, नायब उनको नियुक्त किया गया. नायब यानी प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त होते थे. ठीक है, डिप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. तो नायब कौन होते थे? नायब प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे. ऑलराइट, उनके हेल्पर थे, असिस्टेंट होते थे, उनसे जूनियर होते थे. ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार, और साथ में मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना. हालांकि ठीक है, वैसे मुर्शिद अली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण के से अलग तो हो गया था और मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नायब बनाया गया. ठीक है, और यानी कि वे कौन थे? प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे. यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने. ओके, ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार. ओके, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस. ओके, और मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस, और उसने बहुत जल्दी ही सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता को सीज कर लिया, अपने हाथ में ले लिया. ऑलराइट, लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. ओके, और इस प्रकार से लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध. ठीक है, और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया. ठीक है, कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजस्व प्रशासन पर उन्होंने अपना नियंत्रण बना लिया. ओके, in an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdars to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. Okay, और इसके बाद सभी जमींदारों से उन्होंने बड़ी कठोरता से रेवेन्यू वसूला.
ठीक है, राजस्व नकद उनके द्वारा वसूला जाता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। ओके, रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विथ ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स। Okay, as a result, many जमींदार्स had to borrow money from bankers and money lenders. Okay, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत से जमींदारों को महाजनों से, ठीक है, बैंकर्स महाजनों से और मनी लेंडर साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया था, तो इस वजह से वह सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व वसूलता था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से पैसे कर्ज लेने पड़े। दोज अनेबल to pay were forced to sell their lands to larger जमींदार, ठीक है, और जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ओके, तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, बंगाल में मुर्शिद अली खान के नेतृत्व में बंगाल जो था धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब बन गए, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे, उनके असिस्टेंट थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से तो कभी भी सूबेदार नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। ओके, हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। ओके, बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनः फिर से निर्धारण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे सारे राजस्व को बड़े पैमाने पर खुद से दोबारा से इसका सिस्टम बनाएंगे, उसका पुनर्निर्धारण उन्होंने करने का आदेश दिया और सभी जमींदारों से बहुत अधिक कठोरता से, स्ट्रिक्टनेस के साथ राजस्व नकद को वसूल किया गया। ठीक है, उनसे वसूला गया। तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो जमींदार लोग थे वे महाजनों से और साहूकारों से, बैंकर्स से और जितने भी वहाँ के मनी लैंडर थे उनसे क्या करते थे, पैसे उधार लेते थे ताकि वे राजस्व चुका पाएं, और जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। ओके, The formation of regional state in 18th century Bengal therefore led to considerable change amongst the Jamidars. The close connection between the state and bankers noticeable in the formation of regional state in the 18th century Bengal therefore led to considerable change amongst the Jamidar. तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स, ठीक है, और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, नोटिसेबल इन Hyderabad and Awadh as well was evident in Bengal under the rule of Ali Vardi Khan 1740 to 1756। तो जैसे ही 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य, ठीक है, बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया था और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में, ठीक है, हैदराबाद और अवध में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध था। वह अलवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। ड्यूरिंग हिज रेजिन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। ओके, और उनके शासनकाल में जो जगत सेठ था उनका साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। ओके, तो इस प्रकार क्या हुआ, उनके शासनकाल में जो जगत सेठ का साहूकार घराना था वो बहुत अधिक प्रॉस्पेरस हो गया। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से क्या हुआ, जमींदारों में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन क्या था, जैसे कि राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। ओके,
Now, if we take a bird's eyes view, we can detect three common features amongst these states. First, through many of the larger states were stabilized by erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited. In particular, the Jagirdari system. Second, their method of tax collection differed rather than relying upon the officers of the state. All three regimes contracted with revenue farmers for the collection of revenue. The practice of Izardari, thoroughly disapproved of by the Mughals, spread all over India in the 18th century. Their impact on the countryside differed considerably. The third common feature in all these regional states was their emerging relationship with rich bankers and merchants. These people lent money to revenue farmers, received land as security and collected taxes from these lands through their own agents. Throughout India, the richest merchants and bankers were gaining a stake in the new political order. Okay, if we take a bird's eye views, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आइज व्यू, यदि हम इस पर एक बहुत ध्यान से मीन्स कि बर्ड्स आइज व्यूज़ बहुत ही विहंगम दृष्टि डालें, बहुत अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी. ओके, इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट थ्री कॉमन फीचर्स अमंगस्ट दीज स्टेट्स. ओके, फर्स्ट though many of the larger states were stabilized by erstwhile Mughal nobles that were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited, in the particular the Jagirdari system. Okay, तो यदि हम इन राज्यों के लक्षणों पर, अभिलक्षणों पर अगर हम ध्यान से दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी. पहली तो क्या है, फर्स्ट दो many of the larger states were stabilized by erstwhile Mughal nobles. They were highly suspicious of some of the administrative system. ठीक है, तो प्रथम हम अगर देखें तो उसमें बड़े राज्य पुराने मुगल जो नोबल्स होते थे, मुगल जो अभिजात होते थे, उनके द्वारा स्थापित किए गए थे. और ये जो ये अभिजात लोग थे, ये नोबल्स जो थे, कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति हमेशा सस्पिशियस रहते थे, हमेशा संदेहास्पद होते थे. मीन्स कि उनमें हमेशा संदेह रहता था जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे. ठीक है, तो प्रथम विशेषता क्या थी, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेह युक्त थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे. ओके, एंड दैट दे हैड इनहेरिटेड इन पर्टिकुलर ऑफ जागीरदारी सिस्टम. ऑलराइट, एंड सेकेंड, और इसके साथ जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे विशेषता, वे जागीरदारी व्यवस्था को, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे. और दूसरा क्या था स्टूडेंट, सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट. ऑल थ्री रीजन्स, ओके, ऑल थ्री रिजाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद द रेवेन्यू फार्मर फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. और दूसरा क्या था, उनके कर प्राप्त करने के जो तरीके थे वे मुगलों से बिल्कुल भिन्न थे. देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड. ठीक है, तो उनका जो टैक्स कलेक्शन करने का जो तरीका था वो मुगलों से बिल्कुल अलग था. रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट. ओके, एंड ऑल थ्री रेजाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ओके, तो जो उनका अलग तरीका था मुगलों से, तो कर संग्रह के लिए वे राज्य के अधिकारियों पर डिपेंड ना रहकर, निर्भर ना रहकर, तीनों राज्य जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, तीनों राज्यों जैसे कि हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारदारे के साथ क्या कर लिए, ठेके कर लिए. ठीक है, उन्होंने क्या किया, सभी ऑल थ्री रेजाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ओके, एंड द प्रैक्टिस ऑफ इजरदारी थॉरोली डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. ओके, ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी. और क्या हुआ इसके साथ साथ,
इजारेदारी की जो प्रथा थी, ठीक है, जो मुगलों द्वारा पूर्णतः पसंद नहीं की गई, नापसंद कर दी गई थी, तो 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में वे फैल गई थी। हालांकि उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, ठीक है, उनके प्रभाव में क्या थी, क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। और इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा जो सामान्य लक्षण था, ठीक है, वो क्या था, हम पढ़ेंगे, देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली, ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि उसके प्रभाव से क्षेत्र में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई थी। द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट्स वॉच देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विद द रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है, और जो तीसरा सामान्य लक्षण था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा जो वर्णिक जनों के संबंध क्या थे, उनके बीच में बनने लगे, उभरने लगे, ठीक है, किसके बीच में संबंध उभरने लगे, जो तीसरा सामान्य लक्षण था उनमें राज्य और धनी महाजनों और वणिक जनों में, ठीक है, धनी महाजन, रिच बैंकर्स और जो व्यापारी वर्ग था, जो वर्णिक वर्ग जो था, इनके बीच में काफ़ी अच्छे संबंध उभरने लगे। दीज पीपल lent money to revenue farmers, received land as security and collected taxes from these lands through their own agents, okay, और ये क्या करने लगे, उसके बाद ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने के लिए इजारेदारों को पैसा क्या करने लगे, देने लगे, ठीक है, पैसा कैसे देने लगे, उधार देने लगे। दीज पीपल lent money to revenue farmers, ओके, उधार पैसा देने लगे और फिर क्या करने लगे, बदले में जमानत या बंधक के रूप में उनकी रिसीव्ड लैंड रख लेते थे एज सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स, ठीक है, और बदले में जमानत या बंधक के रूप में उनकी ज़मीनें रख लेते थे और उनकी ज़मीनों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल कर लिया जाता था। जो उनके खुद के लोग थे, जो उनके हेल्पर्स थे, उनके द्वारा फिर वे क्या करते थे, वसूल किया करते थे उन करों को जो उनके द्वारा लिए गए थे, ठीक है। So throughout India, the richest merchants and bankers were gaining a stack in the new political order, ठीक है, तो इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वतन जागीर ऑफ द राजपूत। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वतन जागीर ऑफ द राजपूत, राजपूतों की वतन जागीरी क्या थी, ठीक है। Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinctions. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Vatan Jagirs. In the 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. Ajit Singh, the rulers of Jodhpur, was also involved in the functional politics at the Mughal court. Okay, तो students, many Rajput kings, बहुत से जो राजपूत kings थे, राजा थे, okay, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, और विशेष रूप से जो अंबर और जोधपुर के राजघराने थे, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ हमेशा रहे हुए, ठीक है, हमेशा सेवारत रहे, सेवाएं करते रहे, ठीक है। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में अपनी विशिष्ट सेवाएं देते रहे। इन एक्सचेंज, बदले में, दे वर परमिटेड टू इंजॉय कंसिडरेबली ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स, और बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी, ठीक है, अपना अधिकार लेने की उन्हें अनुमति मिली हुई थी। इन द 18th सेंचुरी, ओके, 18वीं शताब्दी में, दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स, ठीक है, 18वीं शताब्दी में इन शासकों को ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने प्रयास करने लगे, एक्सटेंड करने लगे, कोशिशें करने लगे। अजीत सिंह, द रूलर ऑफ जोधपुर, वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। तो इसी में जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे, ठीक है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा लिए, ठीक है, उन्होंने भी क्या की, गुट राजनीति वहाँ पर करी, यानी फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। तो जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने कदम बढ़ा लिए। ओके, दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबे
सूबेदारी of the rich provinces of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and Savai Raja Jaisingh of Amber was governor of Malwa. These offices were renewed by the Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to these influential, ठीक है, उनका जो प्रभाव था, राजपूत families claimed the सूबेदारी of the rich provinces of Gujarat and मालवा. इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का क्लेम किया, दावा किया. राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जयसिंह ऑफ अंबर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा. ठीक है, तो इसी में जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के जो राजा थे सवाई, ठीक है, और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई. ऑलराइट, तो किसको मिले थे? इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया. जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई. ओके, These offices were renewed by Emperor Jahandar Shah in 1713 और बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का क्या किया? रिन्यूड किया, इनका नवीनीकरण कर दिया. कब किया? 1713 में. तो बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया. ऑलराइट, They also tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their वतन्स. ठीक है, और साथ में स्टूडेंट्स उन्होंने अपने वतन के आस पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश भी करी. neighboring their वतन्स. नागौर was conquered and annexed to the house of जोधपुर while अंबर seized large portions of बूंदी. ओके, और जोधपुर राजघरानों ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में उसको मिला लिया, और दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया. सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. और जो सवाई राजा जय सिंह थे उन्होंने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में कहाँ की सूबेदारी दे दी स्टूडेंट्स? आगरा की सूबेदारी दे दी. ठीक है, तो क्या हुआ? सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी. मराठा campaigns into Rajasthan from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना, प्रेशर डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से, फर्दर एक्सपेंशन, उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया. ओके, तो क्या हुआ था? 1740 के दशक में जो राजस्थान में मराठे थे स्टूडेंट्स, तो मराठों के अभियानों ने जितने भी ये रजवाड़े थे इन पर क्या डाल दिया? बहुत अधिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार क्या हो गया? फिर धीमी गति से हो गया और रुक गया. ओके, नाउ मैनी राजपूत chieftains built a number of forts on hill tops which became centers of power. Okay, with extensive fortifications, these majestic structures housed urban centers, palaces, temples, trading centers, water harvesting structures and other buildings. The Chittorgarh fort contained many water bodies varying from talabs, ponds to kundis, wells, baulis, step wells, etc. So students, many Rajput chieftains built a number of forts on hilltop which became centers of power. कई राजपूत सरदारों ने, चीफ्टन मीन सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर फोर्ट बनाए, किले बनाए, जो कि सत्ता के केंद्र बने, सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि सत्ता के केंद्र बने. विथ एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन. एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन मीन्स बहुत बड़ी किलेबंदी, यानी बहुत व्यापक किलेबंदी के साथ. दीज मैजेस्टिक स्ट्रक्चर हाउस्ड अर्बन सेंटर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर्स,
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड अदर बिल्डिंग्स। तो व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारी केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें भी होती थी। द चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन्ड मैनी वाटर बॉडीज वेरिंग फ्रॉम तालाब, ponds to कुंडीज, वेल्स एंड बाउली, स्टैपल्स एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली मीन्स सीढ़ीदार कुएं जो होते, जैसे कई जल निकाय भी बनाए गए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, राजा जय सिंह ऑफ जयपुर। अब हम पढ़ेंगे राजा जय सिंह ऑफ जयपुर के बारे में। ओके, सो अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ राजा जय सिंह इन अ पर्शियन अकाउंट्स ऑफ 1732। ठीक है, तो 1732 के एक फारसी लेख में, एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इन अ पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732, which is Raja Jai Singh was at the height of his power. He was the governor of Agra for 12 years and Malwa for 5 or 6 years. He possessed a large army, artillery and great wealth. His sway extended from Delhi to the banks of the Narmada. तो चलिए पढ़ते हैं। राजा जय सिंह was at the height of his power. राजा जय सिंह अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। ओके, ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 years. वे आगरा के सूबेदार 12 वर्ष के लिए रहे। एंड ऑफ मालवा फॉर 5 or 6 years, और मालवा के 5 से 6 वर्ष रहे। ही पॉजेस्ड अ लार्ज आर्मी, उन्होंने, उनके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना। आर्टलरी, ओके, आर्टलरी मीन्स जो उनकी विशाल सेना होती है, जो घुड़सवार सेना उसमें होती है, तोप खाना जो उसमें होता है, सारे वेपन्स वाली जो सेना होती है। लार्ज आर्मी, विशाल सेना, आर्टलरी मीन्स तोप खाना, ठीक है, जहाँ पर आर्मी के बहुत सारे वेपन्स बनते हैं। एंड ग्रेट वेल्थ, और भारी मात्रा में धन संपदा थी। हिज स्वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ द नर्मदा, उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ओके, तो राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार बने। ठीक है, और 5 या 6 वर्ष के लिए वे कहाँ के बने? मालवा के बने। ठीक है, उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम पिक्चर्स। सो फर्स्ट वी विल सी द पिक्चर फिगर 4C। अब हम 4C पिक्चर, हम 4C को देखेंगे। दिस इज जंतर मंतर इन जयपुर। ये जयपुर में जंतर मंतर का पिक्चर है। ठीक है, और ऊपर हम देख सकते हैं दिस इज 4B चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजस्थान। ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला है। ओके, एंड हियर फिगर 5 स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, दैट इज मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये है मेहरानगढ़ किला है जो कि जोधपुर में है। ठीक है, मेहरानगढ़ फोर्ट हम देख सकते हैं। Now सवाई जय सिंह, all right student, सवाई जय सिंह the ruler of Amber. Okay, सवाई जय सिंह the ruler of Amber constructed 5 astronomical, okay, 5 astronomical observatories, one each in Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi. All right, commonly known as Jantar Mantar, these observatories had various instruments to study heavenly bodies. Okay, so सवाई जय सिंह the ruler of Amber, जैसा कि हमने पढ़ा, अंबर के जो शासक थे जिनका नाम सवाई जय सिंह था, इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, ओके, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय, ओके, इंस्ट्रूमेंट स्टडी हेवनली बॉडीज, यानी 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। ठीक है, किसका निर्माण किया इन्होंने? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज का। सवाई जय सिंह जो कि अम्बेर के शासक थे, इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 वाराणसी में, दिल्ली में, जयपुर में और मथुरा में और वाराणसी में इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। और जंतर मंतर के नाम
नाम से स्टूडेंट्स कॉमनली नोन एज जंतर मंतर, दीज ऑब्जर्वेटरीज हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मीन्स होता है खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडीज खगोलीय पिंड। और जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण है। कहाँ पर? जंतर मंतर में। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे। अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने, ठीक है, अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने बहुत सारी मीन्स कि हम कह सकते हैं 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। वे कहाँ कहाँ पर किया? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और 5वां वाराणसी में। इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण शामिल किए गए हैं, कई उपकरण बनाए गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with new topics of this chapter. So till then students, take care. Bye bye. Have a nice day.